आपने मेरी ना जाने आज तक कितनी ही क्राइम के रिलेटेड वीडियोस क्यों ना देखी हों, बट जो मैं आज आपको बताने वाला हूं उसके पीछे का जो मोटिव निकल कर सामने आया वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा अटपटा, अजीब और दिल दहला देने वाला था। यकीनन आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। मैं नहीं मानता, बट हाँ, आपको मानना पड़ेगा। मैं भी ये मान रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अभी लाइक करेंगे और साथ ही कमेंट्स में पिक में भी लिखेंगे, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शॉर्ट आउट दे दूँ। साथ ही मुझे आपसे एक बहुत ही अजीब सी बात करनी है, और वो ये कि मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे जिसके अंदर लोग सबटाइटल से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स को जाहिर कर रहे थे। एक्चुअल में सबटाइटल्स के अंदर जो अजीब अजीब वर्ड्स लेके आते हैं वो मैं नहीं लिखता, वो सारे के सारे सबटाइटल यूट्यूब खुद ऑटो जनरेट करता है। मतलब ऑटोमेटिक है, वो मशीन वो काम कर रही है, मैं कोई काम नहीं कर रहा। हो सकता है मशीन से गलती हो रही हो, तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा समझ जाइए कि मेरी गलती नहीं है उसमें, ना ही किसी और की गलती है, बस यूट्यूब की मशीन की गलती है। वो थोड़े गलत वर्ड्स पकड़ लेती है, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के विस्कॉन्सिन में बने हुए बाराबू शहर में जाना पड़ेगा, और दिन था 3 जुलाई 1994 यानी कि 3 जुलाई 1994 का। और यहीं पर बने हुए मैकडोनल्ड के एक आउटलेट में अपनी ड्यूटी पूरी कर 15 साल का क्रिस टाइनर वहां से बाहर निकला। उसने अपना बैग पैक किया और बैग पैक करके सीधा साइकिल पर बैठकर सीधा अपने घर आया। ज़्यादा दूर उसका घर नहीं था। घर पर आकर वो अपने माता पिता से मिला, सबने मिलकर खाना खाया। उस दिन क्रिस बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो उसने अपने माता पिता से कहा कि वो अपने कमरे में पर सोने के लिए जा रहा है और उसे डिस्टर्ब मत करना। ये बोलकर क्रिस सीधा फर्स्ट फ्लोर पर गया। उसने अपना कमरा खोला और अपने बेड पर जाकर आराम से सो चुका था। सोने से पहले उसने अपनी माँ को कहा था कि मुझे सुबह 6 बजे नौकरी के लिए निकलना है, इसलिए मुझे जल्दी भी उठना है। अगर मैं ना उठूं तो आप मुझे ऊपर उठाने के लिए आ जाना, ताकि मैं अपनी ड्यूटी मिस ना कर पाऊं। उसकी माँ ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। खैर, रात बीत चुकी थी, सुबह के 6:10 तक का टाइम बीत चुका था। अभी तक भी क्रिस के माता पिता नीचे वेट कर रहे थे कि क्रिस उठकर अभी तक नीचे क्यों नहीं आया। उसे तो 6 बजे अपनी नौकरी के लिए निकलना था। दोनों ने आपस में बात करी, दोनों ऊपर गए क्रिस को उठाने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने वो क्रिस के कमरे का दरवाजा खोला तो उन्होंने नोटिस किया कि ये कमरा तो पहले से ही खुला हुआ है। वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर की तरफ गए। अंदर देखने लगे कि आखिर क्रिस है कहां पर। क्योंकि ना सिर्फ क्रिस का बेड बल्कि क्रिस का पूरा रूम ही खाली था। उसके अंदर क्रिस कहीं दिखाई नहीं दिया। उसके माता पिता को लगा कि हो सकता है क्रिस वॉशरूम गया हो, तो वो बाथरूम में गए। दरवाजा खटखटाने लगे, बट वॉशरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था। वो वापस क्रिस के कमरे में गए, क्रिस को ऊपर नीचे ढूंढने लगे, बट क्रिस कहीं भी नहीं था। उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि क्रिस के कमरे की खिड़की की जाली बीच में से कटी हुई है। उसके माता पिता को लगा कि हो सकता है रात को क्रिस का कोई दोस्त जाली तोड़कर घर के अंदर आया हो और उसको अपने साथ कहीं ले गया हो, कहीं पार्टी वार्टी करने के लिए। क्योंकि ऐसा पहले भी होता आया था कि क्रिस रातों को अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी वार्टी करने के लिए निकल जाया करता था। इसीलिए उन्होंने इस बात की कोई ज्यादा टेंशन नहीं ली। उन्होंने वेट किया कि हो सकता है क्रिस अपने आप आ जाएगा घर पर। बट दोपहर हो चुकी थी। दोपहर तक भी क्रिस का कोई अता पता नहीं था। उसकी कोई खोज खबर आसपास से नहीं आई। शाम हो चुकी थी, जिसको लेकर अब वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। उसके माता पिता अपने घर से बाहर निकले, सीधा पुलिस स्टेशन में गए। वहां जाकर बताया कि उनका 15 साल का लड़का अपने घर से गायब है और अभी तक अपने घर वापस नहीं आया। कल रात को हमने उसको अंतिम बार देखा था और जब सुबह हम उसके कमरे में गए तो वो कमरे से गायब था। जिसके बाद पुलिस वाले उनके साथ अपनी गाड़ी लेकर सीधा इनके घर पहुंचे। ऊपर क्रिस के कमरे में गए, वहां जाकर देखने लगे कि आखिर क्रिस के साथ क्या हुआ होगा। पुलिस वालों को लग रहा था कि अगर क्रिस को धक्के से उठाकर लेकर गया होगा कोई, तो ऑब्वियसली वहां लड़ने के निशान होंगे, कोई तो वहां पर खरोच वगैरह मिलेगी, कोई तो सबूत मिलेगा जिससे क्रिस का पता लगाया जा सके। बट रूम एकदम प्रॉपर ओके, किसी ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। मतलब ये साफ था कि क्रिस जिसके साथ भी गया था वो अपनी मर्जी से गया था या फिर अकेला गया था। पुलिस ने आसपास के एरिया में क्रिस को ढूंढना शुरू किया, बट क्रिस की कोई जानकारी पुलिस वालों के हाथ नहीं लगी। उन्होंने हर जगह, हर पुलिस स्टेशन में क्रिस की फोटोज भिजवाई, बट कहीं भी क्रिस का कोई पता नहीं लग पा रहा था। एक दिन बीता, 2 दिन बीत चुके थे, अब बल्कि 1 हफ्ता बीत चुका था। अभी तक क्रिस के माता पिता को क्रिस का कोई पता नहीं लगा और ना ही पुलिस उसके बारे में कुछ पता लगा पाई। बट 10 जुलाई 1994 की सुबह सुबह 2 जेट स्कीयर जो वहीं विस्कॉन्सिन रिवर पर जेट स्की कर रहे थे, उनको इस नदी के किनारे पर एक लाश तैरती हुई दिखाई दी, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए। वो सीधा किनारे पर गए, किनारे पर जाकर उस लाश को देखने लगे। वो तुरंत वहां से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन गए। पुलिस वालों को बताया कि नदी के किनारे पर एक लाश पड़ी है। पुलिस वाले आए, उन्होंने लाश को अपने कब्जे में लिया, उसकी शक्ल मैच करने लगे। तो उन्होंने नोटिस किया कि इसकी फोटो तो हमारे पास आई थी तकरीबन 1 हफ्ते पहले, और तब क्रिस के माता पिता के साथ वाले पुलिस स्टेशन में खबर दी गई कि उनको एक लाश मिली है, हो सकता है ये क्रिस की हो, आप पहचान के लिए आ जाइए। पुलिस वाले सीधा क्रिस के माता पिता को लेकर उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचे जहां पर उस लाश को रखा गया था। वहां जाकर क्रिस के माता पिता ने उस लाश की पहचान करी। वो देखते ही रोने लग गए कि हाँ, यही तो हमारा लड़का है,
यही तो हमारा क्रिस है जो तकरीबन एक हफ्ते पहले गायब हुआ था। आखिर इसके साथ क्या हुआ और ये इतना फूला हुआ क्यों है, इसके पैर इतने सूजे हुए क्यों हैं। पोस्टमार्टम में यही सामने आया कि क्रिस की मौत डूबने से हुई है क्योंकि उसके फेफड़ों में पानी मौजूद था। मतलब ये साफ था कि जब क्रिस इस नदी में कूदा होगा तब वो जिंदा था और उसके बाद ही उसकी मौत हुई और मौत के बाद उसकी लाश तैरकर अपने आप इसके किनारे पर आ गई। बट आखिर इसके साथ क्या हुआ था पता नहीं। पुलिस वालों को इस टाइम पर कौन सा माल मिला हुआ था कि उन्होंने इस बात की जानने की भी कोशिश नहीं करी कि आखिर क्रिस के साथ क्या हुआ होगा। उन्होंने जस्ट क्रिस के माता पिता को यही कह दिया कि उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है, तो हो सकता है क्रिस ने पानी के अंदर कूदकर यानी कि इस नदी में कूदकर सुसाइड किया हो और उसके बाद हमें उसकी लाश मिल गई। बात यहीं खत्म, केस क्लोज हो चुका था। अब 1 साल बीत चुका था, क्रिस का केस भी अब तक ठंडा पड़ गया था, तो किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर 1 साल पहले क्या हुआ। बट 29 जुलाई 1995 के दिन थेड फिलिप्स नाम का 13 साल का लड़का, जिसके माता पिता अभी रिसेंट में ही इस बारबू शहर के इस घर में शिफ्ट हुए थे, बट 29 जुलाई की रात को तकरीबन 11-12 बजे के आसपास क्रिस अपने ही लिविंग रूम में बैठकर काउच पर बैठकर आराम से सामने टीवी देख रहा था और टीवी देखते देखते ही उसे नींद आ गई। अब बजाय अपने कमरे में जाकर सोने के वो वहीं अपने लिविंग रूम में रखे हुए काउच के ऊपर ही सो गया। बट तकरीबन रात को 2 से 2:30 बजे के आसपास थर्ड को ये फील हुआ कि उसको कोई उठा रहा है। वो अभी भी प्रॉपर गहरी नींद में था बट उसको अंदर ही अंदर फील हो रहा था कि कोई उसे उठा रहा है। उठाते उठाते उसको कोई बाहर ले गया। अभी भी थर्ड की नींद नहीं खुली, उसको अभी भी लग रहा था कि वो सपने में है। बट थोड़ी और दूर तक जाने के बाद थर्ड को लगा कि हो सकता है उसके ही माता पिता उसको उठाकर उसके कमरे में सुलाने के लिए लेकर जा रहे होंगे, इसलिए उसने अपनी आंखें नहीं खोली। उसको अंदर ही अंदर लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, वो अपने घर में ही है। बट जब ज्यादा देर तक थर्ड को ये लगता रहा कि किसी ने उसको उठा रखा है, तब फाइनली उसने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही सीधा उसको ऊपर आसमान दिखाई दिया। वो एकदम कंफ्यूज, उसको तो लग रहा था कि उसके माता पिता उसको उठाकर उसके कमरे में रख रहे हैं और एकदम से आसमान कैसे आ गया, मतलब वो खुली जगह में था। तब उसने अपनी पूरी नींद खोलकर आसपास देखना शुरू किया तो वो एक आदमी की, एक लड़के की गोदी में था और वो आदमी उसको लेकर सीधा वहां से भगे जा रहा था। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, यहाँ थर्ड उस आदमी को नहीं जानता था, वो उससे पूछने लगा कि हाँ भाई बता तू कौन है और मुझे इस तरीके से उठाकर क्यों लेकर जा रहा है। वो लड़का वहीं पर रुका, उसने थर्ड को भी नीचे उतारा और साथ में दोनों अब खड़े हो चुके थे। इससे पहले कि थर्ड वापस अपने घर जा पाता, उस आदमी ने थर्ड का हाथ पकड़ा और कहा कि देख यार, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं, अब तुझे मेरे साथ रेस लगानी है। सोचकर देखिए आप, जो लड़का अभी थर्ड को उठाकर उसके घर से बाहर चौराहे तक लेकर आया था, ये लड़का था जो क्लार्क, जिसे थर्ड पहली बार उसकी जिंदगी में देख रहा था। बट जो क्लार्क ने थर्ड से कहा कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं, तेरा घर जाने का तो मतलब ही नहीं है वापस, तुझे मेरे साथ मेरे घर तक रेस लगानी पड़ेगी, मेरे साथ भागना पड़ेगा। अब आप सोच कर देखिए, भगवान ना करे आपको कोई ऐसे उठाकर सीधा बाहर की तरफ लेकर जाए और आपको कहे कि चल मेरे साथ भाग, और उस आदमी को आप जानते भी ना हो, तो क्या आप उसके साथ भागेंगे? ऑब्वियसली आप उसको मना कर देंगे। बट पता नहीं क्यों थर्ड यहां पर बहुत ज्यादा डर चुका था, इसलिए भी कि व्यक्ति उसे उठाकर यहां लेकर आया, उसके घर में घुसने की उसने हिम्मत करी है तो ये कुछ भी कर सकता है। बट पता नहीं किस रीजन की वजह से थर्ड ने उसके साथ भागने का भी फैसला ले लिया। उसने हाँ बोल दिया इस चीज को और वो पूरे 1 मील दूर तक, सोच कर देखिए 1.5 किलोमीटर दूरी तक दोनों भागते हुए इस जो क्लार्क के घर तक पहुंचे। जैसे ये दोनों यहां पर पहुंचे, दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे भाग भाग कर। जो ने थोड़ा सा नीचे झुककर लंबी लंबी सांसें भरी और बाद में अपने घर के मेन दरवाजे तक गया, उसका लॉक खोला, अंदर गया, थर्ड को भी अंदर बुलाया, थर्ड भी अंदर गया और अंदर जाकर थर्ड ने नोटिस किया कि ये घर तो एक अजीब ही बीमारी है। क्यों? क्योंकि हम आमतौर पर अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, बट यहाँ पर साफ सफाई नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। दूसरा, हर एक चीज बिखरी इधर उधर पड़ी हुई थी, एक के ऊपर एक पड़ी थी, खाने पीने का सामान ऐसे ही सड़ रहा था। ये चीज देखकर थर्ड को बहुत ज्यादा अजीब लगा। बट थर्ड को शांत करने के लिए जो क्लार्क समझ चुका था कि उसे क्या बताना है। जो क्लार्क ने थर्ड से कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने वाला। यहाँ पर तुम्हारे दोस्त, जो क्लार्क ने थर्ड के सामने उसके ही कुछ असल दोस्तों के नाम लिए और कहा कि वो दोस्त तुम्हारे अभी यहाँ आने वाले हैं और हम सब मिलकर यहाँ पार्टी करेंगे। ये तुमको उठाकर लेकर आने का मेरे घर तक आइडिया किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्तों ने ही मुझे दिया था। ये चीज सुनकर थर्ड बहुत ज्यादा खुश हुआ। अरे वाह, पार्टी करेंगे, मजा आएगा, कब आ रहे हैं मेरे दोस्त बताओ तुम। जो क्लार्क ने कहा बस तुम वेट करो, अभी आने ही वाले हैं, कुछ ही मिनटों में आ जाएंगे और फिर ये सारा घर साफ सुथरा करके पूरी रात हम यहाँ पर पार्टी करेंगे। थर्ड अभी इस घर के अंदर आकर इस घर को अच्छे से देख ही रहा था, नोटिस कर रहा था कि ये क्या बीमारी है। तभी जो क्लार्क ने थर्ड को आवाज लगाई और कहा कि चलो मेरे साथ एक बार ऊपर चलो तुम, मैं तुम्हें मेरा कमरा दिखाता हूँ। थर्ड भी जो के साथ ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाते ही जो क्लार्क उसे अपने कमरे में लेकर गया। कमरा एकदम अलग सा, बहुत गंदा कमरा था उसका, लिटरली आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, यही असली कमरा था। बट अंदर जाते ही जो ने सबसे पहले बहुत जोर से अपने
कमरे का दरवाजा बंद किया, थार्ड को अपनी गोदी में फिर से उठाकर सीधा अपने बेड के ऊपर पटका और उसके ऊपर चढ़ गया। अब क्योंकि बेचारा थार्ड 13 साल का ही था और जो क्लॉर्क उस टाइम पर तकरीबन 25-26 साल का, ऑब्वियसली वो उसके ऊपर ओवर पावर हो जाएगा, वो उसका कंट्रोल ले लेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहाँ पर थार्ड के ऊपर चढ़ते ही जो क्लॉर्क ने थार्ड का एक पैर पकड़ा, उसको ऊपर की तरफ उठाया और अपने कंधे पर रखा। इससे पहले कि थार्ड उसे कुछ पूछ पाता, कुछ बोल पाता, यहाँ जो ने थार्ड का पैर पकड़कर यहाँ इतनी जोर से उसे दबाना शुरू कर दिया कि थार्ड चिल्लाने लग गया। ऑब्वियसली उसे दर्द हो रहा था, बट यहाँ उसकी चिल्लाहट सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। इसके बाद जो ने थार्ड के पैर के एक पंजे को पकड़ा और इसे इतनी जोर से घुमाया कि लिटरली थार्ड के पैर की सारी हड्डियां, अंदर पंजे वाली सारी हड्डियां टूट चुकी थी। उसके अंदर से आवाजें आई और जैसे ही जॉ क्लॉर्क ने थार्ड के पैर की हड्डियां टूटने की आवाज सुनी, उसने इतनी गहरी सांस भरी जैसे उसे पता नहीं जन्नत ही मिल गई हो। ये आवाजें सुनते ही जॉ क्लॉर्क अपने बेड से पीछे की तरफ हटा और जस्ट नीचे जाने लगा। बट पीछे बेचारा थार्ड उसके बेड पर पड़ा पड़ा रो रहा था, करहा रहा था। यहाँ जॉ क्लॉर्क को उससे कोई लेना देना नहीं था। थार्ड बेचारा नीचे घिसटते हुए उस बेड से उतरा, कमरे से बाहर गया और पीछे पीछे जाने लगा जॉ क्लॉर्क के। उसको लग रहा था कि जॉ क्लॉर्क उसे अब वापस अपने घर छोड़ाएगा। उसको यहाँ तक अंदाजा हो चुका था कि यहाँ कोई पार्टी वार्टी नहीं होने वाली और ना ही उसके दोस्त यहाँ आने वाले हैं। बट इसी उम्मीद में कि यहाँ जो क्लॉर्क उसे घर छोड़ के आएगा, वो उसके पीछे पीछे नीचे सीढ़ियों पर घिसटता हुआ उल्टा लेट कर नीचे जाने लगा, क्योंकि वो अब खड़े होने की पोजीशन में ही नहीं था। बट जैसे ही थार्ड नीचे जॉ क्लॉर्क के लिविंग रूम में पहुंचा, जॉ क्लॉर्क ने फिर से थार्ड को उठाया और अब की बार वहां रखे हुए एक सोफा के ऊपर थार्ड को फेंका और वापिस उसके ऊपर चढ़ गया। थार्ड के ऊपर चढ़ते ही जॉ क्लॉर्क ने वापिस थार्ड को बहुत ही बुरे तरीके से पीटना शुरू कर दिया। उसके मुंह पर कोहनी ही कोहनी मारने लगा। बेचारा पहले ही वो इतने दर्द में था, वो कुछ चिल्ला भी नहीं पा रहा था, कुछ कर भी नहीं सकता था। इससे पहले कि वो कुछ करता, उससे पहले ही फिर से जिस पैर की हड्डियां अभी अभी जॉ क्लॉर्क ने थार्ड की तोड़ी थी, उसी पैर को वापस जॉ क्लॉर्क ने अपने कंधे पर रखा। उसका पंजा तो वैसे ही लचीला हो चुका था, उसके अंदर कोई जान नहीं बची थी, बट उसके पैर में तो भी जान थी। यहाँ जॉ क्लॉर्क ने थार्ड के पैर को अपने कंधे पर रखा और उसके नीचे से सिर को पकड़कर इतनी जोर से दबाया कि थार्ड के कूल्हे की हड्डियां अब टूट चुकी थी। फिर से अंदर से हड्डियां टूटने की आवाज आई। ये हड्डियां टूटने की आवाजें सुनते ही जॉ क्लॉर्क फिर से पीछे की तरफ हटा और ऐसी सांसें भरने लगा जैसे बिल्कुल उसे जन्नत मिल गई हो, उसे और कुछ नहीं चाहिए। उसने वहीं पर थार्ड को वापस छोड़ा और जस्ट साइड में बैठ गया। कुछ देर तक थार्ड को इसी तरीके से देखने के बाद फिर से जॉ क्लॉर्क ने थार्ड को उठाया और वापस ऊपर अपने कमरे में लेकर गया, उसे वापस अपने बेड पर फेंका और पूरी रात उसके ऊपर टॉर्चर किया। मुझे नहीं पता कि आप में से कभी किसी का पैर टूटा या नहीं टूटा, भगवान करे कभी टूटे भी ना। अगर कभी गलती से टूटा है बचपन में तो आपको उस दर्द का अंदाजा होगा, लिटरली अंदाजा होगा, जो इस टाइम पर बेचारा थार्ड फील कर रहा था इस अजीब से आदमी की वजह से, इस अजीब से लड़के की वजह से। बट सुबह होते ही ये जो पूरी रात तक टॉर्चर करने के बाद थार्ड के ऊपर वापस चढ़ा और अब की बार उसका दूसरा पैर उसने वापस अपने कंधे पर रखा। फिर से थार्ड की गर्दन को हाथ में लिया और इतनी जोर से दबाया कि अब की बार बेचारे थार्ड के दूसरे कूल्हे की हड्डियां टूट चुकी थी। उसके अंदर से फिर से हड्डियां टूटने की आवाज आई और ये आवाजें सुनते ही फिर से जॉ क्लॉर्क पीछे की तरफ हटा। उसने गहरी गहरी सांसें भरी और जाकर पीछे की तरफ बैठ गया। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर उसे ऐसा क्या मिल रहा था इन हड्डियों की आवाजों को सुनकर, बट आपको बहुत जल्दी पता लगने वाला है। इस टाइम तक आते आते बेचारे थार्ड को इतना ज्यादा दर्द होने लगा था कि उसने दर्द को फील करना ही बंद कर दिया। वो ऊपर वाले बेड के ऊपर बस ऐसे जिंदा लाश बनकर पड़ा हुआ था। बट ये जॉ क्लॉर्क अभी भी नहीं रुका। तकरीबन अगले दिन के सुबह 10 बज चुके थे। इधर थार्ड के पेरेंट्स थार्ड को ढूंढ रहे थे कि आखिर उनका बच्चा कहाँ गया। रात को तो वो यहीं पर टीवी देख रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि उनके घर का मेन दरवाजा टूटा हुआ है, किसी ने उसको तोड़ा हुआ है, किसी ने उसके लॉक को तोड़ा है, जिसको देखकर वो समझ चुके थे कि हो सकता है या तो थार्ड को कोई उठाकर लेकर गया है या फिर थार्ड नहीं खुद से इस दरवाजे को तोड़कर वो यहाँ से भाग गया है। उन्होंने जाकर पुलिस को बताया, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। दूसरी तरफ जॉ क्लॉर्क के घर पर सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास जॉ क्लॉर्क वापस अपने कमरे में गया। उसने थार्ड को फिर से उठाया, नीचे घसीटते हुए लेकर आया, अपने सोफा सेट के ऊपर बैठाया और सामने रखा हुआ टीवी ऑन किया और दोनों लिटरली इस टाइम तक टीवी देखने लगे। दोनों उस टीवी को देख देख कर हंस रहे थे और ऐसा इसलिए क्योंकि जॉ क्लॉर्क ने थार्ड को कहा कि मुझे टीवी शो देखना पसंद है और तुम मेरे साथ मेरे दोस्त बनकर ये टीवी शो देखोगे और मेरे साथ हंसोगे भी। बेचारे थार्ड को मजबूरन इतने दर्द में होते हुए भी उसके साथ टीवी देखना पड़ रहा था और ना सिर्फ टीवी देखना पड़ रहा था बल्कि धक्के से हंसना भी पड़ रहा था। थार्ड की इस बनावटी हंसी को देख जो को भी थोड़ी सी दया आई। उसने अपने ही साइड में रखे हुए एक बॉक्स को निकाला। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी सफेद रंग की जुराबें मौजूद थी। उसने जुराबों को एक एक करके उठाना शुरू किया। हर एक जुराब को उसने थार्ड के हर एक पैर के ऊपर बांधना
शुरू किया ताकि थार्ड के अंदर जो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुई है वो इंटरनल ब्लीडिंग थोड़ी सी कम हो जाए। जॉ क्लॉर्क ने थार्ड के सामने अपना एक ऐसा भयंकर सीक्रेट रखा जो लिटरली पूरी दुनिया को, जिसने केस के बारे में जाना, उन सभी को हिला कर रख दिया। जी हाँ, थार्ड जब ये टीवी देख रहा था जॉ क्लॉर्क के साथ, तब जॉ क्लॉर्क अपने बारे में थार्ड को बताने लगा कि मैंने कैसे बहुत सारे ऐसे तुम जैसे लड़कों के साथ ये सब कुछ किया है, तुम पहले नहीं हो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ और गलत नहीं करूंगा। तब यहाँ थार्ड ने जो से पूछा कि तुम ऐसा आखिर करते क्यों हो, क्या दिक्कत है। यहाँ जॉ क्लॉर्क ने बताया कि मुझे बस ये हड्डियां टूटने की आवाज सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, इससे मुझे कुछ और नहीं बल्कि सेक्सुअल ऑर्गेज्म मिलता है। सोच कर देखिए आप, यहाँ ये थार्ड को क्या बोल रहा था जॉ क्लॉर्क। जॉ क्लॉर्क ने थार्ड को बताया कि जब जब मैंने तुम्हारी हड्डियां तोड़ी हैं और जैसे ही मुझे वो हड्डियां तोड़ने की आवाज सुनी, उसी टाइम पर मेरा स्पर्म रिलीज हुआ, उसी टाइम पर मुझे ऑर्गेज्म मिला। ये बात सुनते ही थार्ड इतना ज्यादा हैरान, क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए बहुत ज्यादा नया था, उसने ऐसा कभी पहले नहीं सुना था। और लिटरली मैं भी इस बात को यकीन से कह सकता हूं, आपने कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना होगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऐसे ही एक और आदमी भी था जिसको ट्रेन का एक्सीडेंट देखकर इस तरीके से ऑर्गेज्म होता था। मैंने वो वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए। और यहां पर ये आदमी है जॉ क्लॉर्क, जिसे हड्डियां टूटने से जो आवाज पैदा होती है, उस आवाज को सुनकर ऑर्गेज्म मिल रहा था। इतनी ही देर में थार्ड, जो अभी तक जो से उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, तभी जो का रूप फिर से बदला, जो अभी तक उसके साथ प्यार से पेश आ रहा था, बट फिर से जो उसके ऊपर चढ़ा और वापस जो के मुंह के ऊपर तकिया रख के उसे इतने गंदे तरीके से पीटने लगा। लिटरली उसके सिर्फ हड्डियों के ऊपर वो वार कर रहा था, उसको जस्ट वो हड्डियां टूटने की आवाज सुननी थी। अब पैरों की तो हड्डियां बची नहीं थी जो वो इजिली तोड़ पाए, अब पूरे शरीर की हड्डियां उसके लिए टारगेट थी। यहां जो ने हड्डियां तोड़ते तोड़ते थार्ड को बताया कि मैंने मेरी खुद की भी हड्डियां तोड़ने की कोशिश की है, बट मुझे इतना ज्यादा दर्द होता है मेरी हड्डियां तोड़ने में कि मैं वो काम कर ही नहीं पाता, इसलिए मैं ये काम तुम्हारे साथ कर रहा हूं। खैर, ये सब मार पिटाई करने के बाद जो को अभी कुछ काम से घर से बाहर जाना था, उसने वापस थार्ड को पकड़ा, वापस घसीटते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर अपने कमरे में लेकर गया, थार्ड को अपने बिस्तर के ऊपर फेंका, गेट को जस्ट डाला, नीचे की तरफ आया और अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद करके बाहर निकल चुका था। यहाँ जो को लग रहा था कि थार्ड के दोनों पैर टूटे हुए हैं, वो वैसे भी चलने फिरने में तो सक्षम हो नहीं पाएगा, तो वो ऊपर ही रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट पीछे चमत्कारिक रूप से थार्ड ने अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटाई, दोनों पैर उसके टूटे हुए थे, बिल्कुल ऐसे हिल रहे थे, इतने लचीले हो चुके थे जैसे उनके अंदर कोई हड्डी नाम की चीज ही ना हो। खैर, इतनी हिम्मत जुटाकर थार्ड घिसटते हुए बेड से नीचे उतरा, आगे दरवाजे तक गया, दरवाजे को किसी तरीके से खोला, सामने सीढ़ी थी, सीढ़ियों के ऊपर वो चलने की तो बात ही छोड़ दीजिए, चल तो वैसे ही नहीं सकता था, तो वैसे ही नीचे हाथों के सहारे घिसटता हुआ वो नीचे की तरफ गया, बट एक सीढ़ी के ऊपर जाकर उसका बैलेंस बिगड़ा। ऑब्वियसली उसके हाथों में भी बहुत ज़्यादा दर्द था, तो वो फिसलते हुए सीधा सीढ़ियों से नीचे जाकर गिरा और नीचे जाते ही वो बेहोश हो चुका था। अभी तक भी थार्ड के शरीर में ऑब्वियसली जान तो थी, बट वो बेहोशी की हालत में जा चुका था। खैर, थोड़ी ही देर बाद जो वापस अपने घर में आया, उसने दरवाजा खोला और सामने जब सीढ़ियों के पास जाकर देखा कि थार्ड ने घर से बाहर जाने की कोशिश करी है, जो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने थार्ड को उसकी छाती से पकड़कर उठाया, सीधा अपने काउच के ऊपर फेंका और उसके ऊपर चढ़ चुका था। उसके मुंह के ऊपर पानी डालने के बाद थार्ड को वापस होश में लेकर आया और उसको बोलने लगा कि तुमने मेरे घर से भागने की हिम्मत कैसे करी। उसने सबसे पहले थार्ड को दर्द देने के लिए उसके दोनों पैरों को लिटरली हवा में उठाया, उसकी गांठ बांधी और एक नहीं बल्कि 2 बार उसकी गांठ बांधी। सोच कर देखिए आप, उसकी इतनी ज्यादा पैरों की हड्डियां टूट चुकी थी कि जो ने थार्ड के पैरों की गांठ 2 बार बांध दी। अब आप यहां पर महसूस कर सकते हैं कि उस टाइम पर थार्ड को कितना ज्यादा दर्द महसूस हो रहा होगा, लेकिन इस टाइम पर भी जो नहीं रुका, वो फिर से उस गांठ को अपने हाथों में पकड़कर थार्ड के ऊपर चढ़ा और जो ने फिर से कोहनी से थार्ड की छाती के ऊपर वार करने शुरू कर दिए। लिटरली थार्ड का अस्थि पिंजर, यहां से फेफड़ों वाला अस्थि पिंजर काफी जगहों से टूट चुका था। जो ने आगे आने वाले इस पूरे दिन में कुछ अलग अलग तरीकों से बेचारे थार्ड के ऊपर भयंकर टॉर्चर किया। एक टॉर्चर कुछ इस टाइप का भी था कि जो ने थार्ड के पैरों को पीछे से आगे की तरफ उठाया और उसके कंधों पर लाकर लटका दिया। लिटरली थार्ड अपने पैरों को पीछे से आगे महसूस कर पा रहा था। इतना ही नहीं, आने वाले कुछ ही घंटों में थार्ड के दोनों पैर इतने भयंकर सूज चुके थे कि अंदर वो अपनी हड्डियों को भी फील कर पा रहा था और इतने ज्यादा सूज चुके थे, उसके सारे पैर पीले पड़ चुके थे, अंदर खून का नाम और निशान मौजूद नहीं था। पता नहीं उसका सारा खून आखिर जा कहां रहा था। 30 जुलाई की रात आ चुकी थी। अब फिर से जो
क्लॉर्क को अपने कुछ काम से घर से बाहर जाना था, बट उसे फिर से डर था कि कहीं वो बाहर जाए और जो क्लॉर्क फिर से हिम्मत मारकर कहीं घर से बाहर ना निकल जाए, इसलिए उसने इस बार पुख्ता इंतजाम करने शुरू कर दिए। उसने अपने ऊपर बेडरूम वाले कमरे में रखी हुई एक अलमारी को अपने कमरे से बाहर निकाला, क्योंकि उसे लग रहा था कि बेडरूम में जो दरवाजा है वो इतना काम का नहीं है, वो बेडरूम में तो लॉक नहीं कर सकता थार्ड को। इसलिए जो ने उस अलमारी को अपने कमरे से बाहर निकाला, थार्ड को नीचे से उठाकर ऊपर घसीटते हुए लेकर आया। उसने अपने अलमारी का सारा सामान खाली करा, थार्ड को उस अलमारी में रखा और अलमारी को बाहर से बंद कर दिया। जिसके बाद वो रात होते होते अपने घर से बाहर गया, बाहर वाला दरवाजा भी वो बंद करके जा चुका था। बट जिस टाइम पर जो क्लॉर्क ने थार्ड को इस अलमारी में बंद किया था, उस टाइम पर थार्ड बेहोशी में था। बट जब उसकी आंख खुली तब उसने देखा कि उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और वो किसी छोटी सी जगह में बंद है। थार्ड ने इधर उधर हाथ मारने शुरू किए, तब उसे महसूस हुआ कि वो किसी अलमारी में बंद है। उसने नीचे की तरफ हाथ मारा तो उसने देखा कि उसके साइड में ही एक बड़ा सारा गिटार पड़ा हुआ है। उसने इस गिटार को उठाकर इस सोचकर देखे बेचारा कितना दर्द में है, उसकी फेफड़ों की हड्डियां टूटी हुई हैं, उसके दोनों पैरों का तो कचूमर ही बना हुआ है, जस्ट उसके वो शरीर से लटक रहे हैं, उनके अंदर जान बिल्कुल नहीं है। इस हालत में बेचारे सिर्फ 13 साल के थार्ड ने उस गिटार को उठाया और उस गिटार को ही अलमारी के दरवाजे पर मारना शुरू किया। बेचारे थार्ड ने इतनी जोर से उस गिटार को इस अलमारी के दरवाजे के ऊपर मारा, काफी बार वार करने पर वो अलमारी का दरवाजा टूट चुका था और फाइनली काफी टाइम बाद उसने बाहर की रोशनी को देखा। बेचारा थार्ड वापस घिसटता हुआ उस अलमारी से बाहर निकला। उसने नोटिस किया कि वो फर्स्ट फ्लोर पर है, वापस उसे नीचे जाना पड़ेगा अगर उसे इस घर से बाहर निकलना है। तो वो वापस सीढ़ियों के सहारे नीचे जाने लगा, लेकिन उसने अब की बार ये चीज माइंड में रखी थी कि उसे किसी भी हालत में फिसलना नहीं है। अगर वो फिसला तो वापस नीचे जाकर गिरेगा और वो फिर से बेहोश हो जाएगा, उसके शरीर के अंदर इतनी जान है ही नहीं। तो उसने अब की बार बहुत धीरे धीरे उन सीढ़ियों को नीचे घिसट कर उतरना शुरू किया। फाइनली वो घसीटते हुए नीचे वाले लिविंग रूम में गया। लिविंग रूम में एक लैंडलाइन फोन मौजूद था। उस लैंडलाइन फोन से उसने सीधा पुलिस वालों को कॉल किया। पुलिस वालों को अपना नाम बताया, उसके साथ जो ये लड़का है यानी कि जो क्लॉर्क, उसका नाम बताया और कहा कि वो उसके साथ क्या क्या कर रहा है, उसके ऊपर भयंकर टॉर्चर कर रहा है। पुलिस वालों ने इस घर का एड्रेस मांगा, बट बेचारे थार्ड को इस घर का एग्जैक्ट एड्रेस याद नहीं था। उसने अपने घर से 1 मील दूर जिस तरह वो भाग कर आया था, इस डायरेक्शन में इस एड्रेस को बता दिया कि मैं अपने घर से 1 मील दूर यहां भाग कर आया हूं, अब आप देख लीजिए मैं कहां पर होऊंगा। इतनी इंफॉर्मेशन पुलिस वालों के लिए काफी थी। तो फाइनली ये कॉल कट करने के बाद कुछ ही मिनटों में पुलिस वालों की गाड़ियां चाव चाव करते हुए सीधा इस जो क्लॉर्क के घर के बाहर आकर रुकी। 2 पुलिस की टीम सीधा इस दरवाजे को तोड़ते हुए घर के अंदर घुसी, घर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और जाकर थार्ड को संभाला। थार्ड ने बताया कि जो क्लॉर्क कभी भी आता ही होगा, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। आप अपनी गाड़ियां जो बाहर खड़ी हैं आप उनको कहीं और लगा दीजिए, क्योंकि अगर जो क्लॉर्क ने आते हुए देख लिया तो वो ऑब्वियसली दूर से ही भाग जाएगा, आपके हाथ ही नहीं आएगा। पुलिस वालों ने जब थार्ड को पहली बार देखा, उनको अंदाजा ही नहीं था कि ये आदमी है या फिर कोई गुब्बारा। क्यों? क्योंकि उसके पैर इतने ज्यादा फूले हुए थे, इतने ज्यादा सूजे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुब्बारे में हवा भरकर नीचे लटका रखे हो। उन्होंने हाथ लगाकर थार्ड के पैर को फील करना शुरू किया। उन्होंने थार्ड के पैर को दबाकर देखा, वो लिटरली स्पंज की तरह नीचे दब रहे थे और वापस फूल रहे थे। पता नहीं थार्ड के पैरों के अंदर आखिर चल क्या रहा था। खैर 2 पुलिस वालों ने अपनी दोनों गाड़ियों को इधर उधर साइड में कोने में छिपाया और अब वेट करने लगे जो क्लॉर्क के वापस घर आने का। कुछ ही मिनटों तक इंतजार करने के बाद जो क्लॉर्क के घर का दरवाजा एक बार फिर से खुला और अब की बार सामने कोई और नहीं बल्कि जो क्लॉर्क खुद खड़ा था। और सामने पुलिस वालों को, इतने सारे पुलिस वालों को अपने घर में मौजूद देख वो बहुत ज्यादा डर गया, वापस भागने की कोशिश करने लगा, बट पुलिस वालों ने उसे घर के बाहर ही दबोच लिया। और इसके बाद थार्ड को सबसे पहले हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सोचकर देखिए आप, इतना भयंकर टॉर्चर झेलने के बाद भी बेचारा थार्ड अभी भी जिंदा था, और ना सिर्फ जिंदा था बल्कि उसके दोनों पैर अभी भी सरवाइव करने की हालत में थे। जब डॉक्टरों ने पहली बार उसके पैरों को देखा तो उन्होंने जवाब दे दिया था कि हमें इसके पैर काटने पड़ेंगे वरना अंदर ही इंफेक्शन फैल जाएगा और थार्ड की जान भी जा सकती है। बट अमेजिंगली, या फिर मैं कहूं सरप्राइजिंगली, थार्ड के दोनों पैर भी बचे, उनका इलाज किया गया, काफी सारे ऑपरेशन किए गए। उसके फेफड़ों के ऊपर जो अस्थि पिंजर है उसके भी काफी सारे ऑपरेशन हुए, उसकी भी हड्डियों को जोड़ा गया और बेचारा थार्ड फाइनली अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था, बिल्कुल ठीक हो चुका था। इसके बाद ही थार्ड ने जो क्लॉर्क के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। बट जिस टाइम पर जो क्लॉर्क को घर से गिरफ्तार किया गया था उसके बाद पुलिस वालों ने जो क्लॉर्क के पूरे घर की छानबीन करी और उनको यहाँ से बहुत सारी दिल दहला देने वाली चीजें मिली। जी हाँ, सबसे पहले तो पुलिस वालों को इस जो क्लॉर्क के घर से दर्जनों सफेद जुराबों की जोड़ियां मिली। पुलिस वालों को समझ ही नहीं आया कि आखिर इन इतनी सारी जुराबों का एक जो क्लॉर्क करता क्या है।
उसका मतलब क्या है? इसके अलावा पुलिस वालों को इस घर में तलाशी करते हुए एक नोटबुक मिली जिसके अंदर सिर्फ 3 पेजेस ही भरे हुए थे। तीनों पेजों के ऊपर हेडिंग लिखी हुई थी और उनके नीचे कुल टोटल 18 लड़कों के नाम लिखे हुए थे। इनमें सबसे पहले पेज पर हेडिंग लिखी हुई थी गेट टू नाउ, दूसरे पेज के ऊपर लिखी हुई थी कैन वेट, तीसरे पेज के ऊपर लिखी हुई थी लेग थिंग और यहाँ बेचारे थर्ड फिलिप्स का नाम इस लेग थिंग वाले लिस्ट में ही लिखा हुआ था। इसके अलावा जो 18 लड़के थे उनके नाम यहाँ पुलिस वालों के सामने आए तो वो हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ इन 18 लड़कों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस वालों के पास पहले ही आ चुकी थी। लेकिन जब पुलिस वालों ने एक एक करके उन नामों की जांच करनी शुरू करी तो उस लिस्ट में क्रिस का भी नाम मौजूद था। जी हाँ, वही क्रिस जो 1 साल पहले अपने घर में सो रहे अपनी खिड़की से गायब हुआ था। उसके घर की खिड़की टूटी हुई थी और वहां से क्रिस अपने बेड से गायब हुआ था और उसका नाम इस लिस्ट में देखते ही पुलिस वाले हैरान। पुलिस वालों ने जाकर क्रिस के माता पिता को बताया कि ऐसे ऐसे क्रिस को किसी दोस्त ने नहीं बल्कि इस जो क्लॉर्क ने उठाया था और उसके साथ भयंकर टॉर्चर किया। जी हाँ, ये जो क्लॉर्क कोई और नहीं बल्कि एक बॉर्न ब्रेकर सीरियल किलर ही था। ये वहाँ अपने इलाके में मौजूद लोकल छोटे छोटे लड़कों को उठाता टीनेज में जिनकी उम्र थी, क्योंकि अगर बड़ों को उठाता तो वो उसके काबू नहीं आते। ये लोकल टीनेज लड़कों को उठाता, उनके साथ भयंकर 3-4 दिनों तक टॉर्चर करता, उनके शरीर की हर एक हड्डी तोड़ने के बाद, अपना ऑर्गेज्म लेने के बाद जब यहाँ दिखता उसे कि अब ये किसी भी काम के नहीं बचे, इनके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, अब इनके शरीर से कोई आवाज़ नहीं आने वाली, अब ये किसी भी काम के नहीं है, इनको अब मारना ही ठीक है। ये जो क्लॉर्क उन लड़कों को सीधा अपनी गाड़ी में रखकर रात को विस्कॉन्सिन रिवर पर लेकर जाता और वहीं उनको फेंक कर वापस अपने घर आ जाता। और उस टाइम पर जिस टाइम पर ये 17 लड़कों को इसने फेंका था, बेचारे 17 के 17 लड़के नीचे फेंकने के टाइम तक भी जिंदा होते थे, यानी कि इतने भयंकर दर्द में बाद में उनको डूब कर ही उनकी मौत होती। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ बेचारे इस थर्ड फिलिप्स के साथ भी होने वाला था। 2-4 दिनों का टॉर्चर और रह रहा था। अभी भी थर्ड फिलिप्स के शरीर में काफी सारी हड्डियां मौजूद थी जो भी टूटना बाकी था, बट उससे पहले ही बेचारे इस थर्ड फिलिप ने इतनी ज्यादा हिम्मत दिखाई, इतने भयंकर दर्द में भी उसने पुलिस वालों को कॉल किया और ना सिर्फ कॉल किया बल्कि टोटली डिटेल भी बताई, एड्रेस भी बताया और तब जाकर पुलिस वालों के हाथ ये बॉर्न ब्रेकर सीरियल किलर जो क्लॉर्क चढ़ा। मुझे बस एक बात ये समझ में नहीं आई कि चलो पुलिस वालों को सिर्फ एक ही बॉडी मिली थी, बाकी जो 17 और विक्टिम थे उनकी तो बॉडीज ही कभी पुलिस वालों को बरामद नहीं हुई, बट क्रिस की तो हुई थी। जब क्रिस की बॉडी बरामद हुई उसका पोस्टमार्टम किया गया था तो सिर्फ उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि क्रिस की मौत डूबने से हुई है, बट पोस्टमार्टम में तो ये भी सामने आना चाहिए था कि क्रिस के पैरों की सारी हड्डियां टूटी हुई हैं, उसके हाथों की भी हड्डियां टूटी हुई हैं। ये सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखा गया? अगर लिखा जाता तो ऑब्वियसली क्रिस का केस आगे इन्वेस्टिगेट किया जाता कि आखिर क्रिस के साथ क्या हुआ होगा, उसका कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, किसने उसके साथ मार पिटाई करी है, तब जाकर कहीं आगे जांच भी बढ़ती। बट यहाँ सिर्फ डूबने से मौत दिखाई और केस वहीं पर बंद कर दिया। खैर, ये केस था बारबू बॉर्न ब्रेकर का। कोर्ट ने जो क्लॉर्क को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई, वो भी गैर जमानती, मतलब कि वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में रहेगा, जमानत पर भी जेल से बाहर नहीं आ सकता। खैर, आपको बताना है कि आखिर ऐसे साइकोपैथ इस दुनिया में क्यों पैदा होते हैं और किस वजह से उनका ऐसा दिमाग बन जाता है कि वो किसी चीज से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उनको ऑर्गेज्म ही इस तरीके की चीजों से मिलता है। आप मुझे बताइए कि आखिर इंसानी दिमाग ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ कमेंट्स में डिस्कस करें या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आएं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ इंस्टाग्राम पर मैं इसी तरीके की स्टोरीज रील्स फॉर्मेट में डालता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। आप मुझसे वहां पर्सनली बात भी कर सकते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट जायद को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।